अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का ओवरव्यू करेंगे। लास्ट जो वीडियो थी हमारी लेक्चर की वो काफ़ी लेंथी हो गई। स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि वीडियो को शॉर्ट करें मैक्सिमम जितना हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में जितना मैक्सिमम शॉर्ट हो सकता है करने की कोशिश करूँगा और सिर्फ हम की पॉइंट्स को गो थ्रू करेंगे। चलते हैं अपने चैप्टर का ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री कि बायोकेमिस्ट्री आपके पास क्या है। बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स की और केमिकल प्रोसेसेस के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। यानी ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स या ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जानदार के अंदर हो रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। ये तमाम की तमाम क्या है, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं और ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स जो है केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो उसमें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एसिड बेसिस है, हमारे पास साल्ट्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड मेमेलियन सेल है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने मस्ट रीड आउट करना है, इसको आपने मस्ट याद करना है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर और मेमेलियन सेल के अंदर किन-किन कंसंट्रेशन कितनी होती है। जैसे वाटर की अगर बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर 70% वाटर होता है, मेमेलियन सेल के अंदर 17%। प्रोटीन्स जो होती हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% और मेमेलियन सेल के अंदर 18%। तो आपने ये कंसंट्रेशन जो है याद करनी है, वाटर की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की, केमिकल कंपोनेंट्स की तमाम बैक्टीरियल सेल के अंदर, मेमेलियन सेल के अंदर। उसके बाद तमाम के तमाम जो केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे पास 2 तरह के आते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। सिंपल वर्डिंग में बताता चलूँ कि एनाबॉलिज्म हमारे पास होता है स्मॉल पार्टिकल्स का मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल का बनाना, और कैटाबॉलिज्म होता है लार्ज मॉलिक्यूल का टूटकर छोटे पार्टिकल्स में तक़सीम हो जाना। जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें हमें एनर्जी पर मिलती है, एटीपी की सूरत में, किसी और सूरत में हमारे पास एनर्जी जो हमें मिलती है, जिसे हम यूज़ करके हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस पर परफॉर्म करती है। उसके बाद जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की इंटर कन्वर्जन है, जो मुसलसल हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स में उनकी इंटर कन्वर्जन की जो एग्जांपल है वो किसकी, कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज की एग्जांपल है कि आपस में क्या है, कोरिलेटेड है कैटाबॉलिक एनाबॉलिक। कहीं पर अगर एनाबॉलिक हो रहा है तो उसके साथ ही कैटाबॉलिक भी हो रहा होगा। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में कार्बन हमारा जो बेसिक है एलिमेंट है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद कार्बन टेट्रावैलेंट है, यानी अब 4 बॉन्ड बना सकता है अपने साथ। कार्बन 4 एटम्स या रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाता है और सिमेट्रिकली टेट्राहेड्रॉन शेप भी बनाता है ये, यानी इसकी क्या होती है, सिमेट्रिकल शेप होती है टेट्राहेड्रॉन। 4 साइडेड इसकी शेप होती है। जैसे अगर आपने एग्जांपल के तौर पर मीथेन अगर मॉलिक्यूल है, जिसके जैसे मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन होता है, सेंट्रल एटम होता है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन होता है, तो वो एक टेट्राहेड्रॉन शेप बनती है आपके पास। उसके बाद जो सी बॉन्ड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्केलेटन के तौर पे काम करते हैं, इसी पर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेस होती है। कार्बन कॉमनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के साथ कंबाइन करता है। कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होता है उसके अंदर पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, कि जो CH बॉन्ड जब टूटता है तो हमारी जो सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उसकी एनर्जी की बेस पर। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन जब बनते हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, जिसकी बेस पर क्या होती है, हमारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। लार्ज जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम देते हैं, वो सेलुलोज है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, या होते हैं वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्टोरेज के तौर पर काम आते हैं। उस क्या स्टोर करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स आते हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। सब यूनिट्स भी है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बनाने के लिए सब यूनिट्स भी है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी की सूरत में, जो कि अनस्टेबल होती है, जो कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म है। एटीपी फौरन टूट के क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ है, अबंडेंट कंपाउंड है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 65 टू 89% डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। ये ह्यूमन टिश्यूज के अंदर 20% वाटर इन बोन सेल्स होता है और 85% इन ब्रेन सेल्स होता है। तमाम के तमाम जो रिएक्शन है वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में होते हैं। सोलन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करें तो इसकी पोलैरिटी की वजह से ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट समझा जाता है। पोलर सब्सटेंसेस, आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं इसके अंदर डिसॉल्व होती हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस शो करती हैं, जबकि नॉन आयनिक सब्सटेंसेस चार्ज ग्रुप्स अगर उनके ऊपर हों तो मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर, मॉलिक्यूल वाटर के अंदर क्या होती हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स।
इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या कहते हैं कि तमाम के तमाम रिएक्शन जो होते हैं एक्वस मीडियम के अंदर होते हैं, एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। उसके बाद जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे फैट्स हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हेल्प मेंटेन मेम्ब्रेन्स, जो कि फैट्स होते हैं। फिर हमारे पास दूसरे इन नॉन पोलर जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होने की वजह से वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते और इसी वजह से वो क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल होते हैं, यानी कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल बनाते हैं वो। अभी हीट कैपेसिटी की बात करें तो वाटर के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो हीट को अब्जॉर्ब कर सकती है मिनिमम टेम्परेचर में चेंज करके। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो जो हमें 1 ग्राम वाटर का 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए हमें हीट चाहिए 1, वो उसकी क्या होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है और हमारे जो लिविंग मटेरियल्स को है उसे प्रोटेक्ट करता है थर्मल चेंजेस से। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, हमारे पास वाटर की कैलोरीज अब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड कि जितनी कैलोरीज अब्जॉर्ब होंगी पर ग्राम जितनी वेपोराइज्ड हुई हैं उसकी बेस पर हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या है 574 किलो कैलोरीज पर केजी है। एक कूलिंग इफेक्ट भी शो करता है। उसके बाद ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन के जरिए और एनिमल्स में परस्पायरेशन के लिए वेपोरेशन जो होती है 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। जब 2 मिलीलीटर से अगर 1 लीटर वाटर की इवेपोरेशन हो जाए तो 998 टेम्परेचर में से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्या होता है सिर्फ लोअर होता है, कूल होता है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करें तो मॉलिक्यूल वाटर आयोनाइजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस। उसके बाद क्या होता है रिएक्शन ये रिवर्सिबल होता है लेकिन इक्विलिब्रियम पर मेंटेन हो जाता है रिएक्शन। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर कंसंट्रेशन की बात करें हाइड्रोजन और OH की कंसंट्रेशन कितनी होती है तो हमारे पास 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन होती है। प्रोटेक्शन की बात करें तो वाटर हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट चीज़ों से, जैसे फ्रिक्शन हो गई, जैसे हम टीयर्स फ्रॉम प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलिड्स। जब हम अपनी आईलिड्स को रब करते हैं तो टीयर्स क्या करते हैं उनको बचाते हैं फ्रिक्शन से। उसके बाद फ्लूइड्स क्वेश्चन के तौर पे भी काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को बचाते हैं ट्रॉमा से, ट्रॉमा यानी इंजरी से। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल भी हैं ये। उसके बाद कॉमन एग्जांपल्स की बात करें सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर, स्टार्चेज प्रेजेंट इन सीरियल्स, रूट, ट्यूबर्स, केन शुगर एंड मिल्क शुगर आर एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो लिटरल मीनिंग है वो हाइड्रेटेड कार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो वही होती है जो ऑक्सीजन और वाटर की ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वाटर के अंदर होती है, यानी H2O यानी 2:1। जनरल फार्मूला इनका CxH2OY होता है। हाइड्रोलिसिस क्या है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या हाइड्रोलिसिस का मतलब है लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना वाटर के मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए एज ए सोर्स। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स है। जो कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर कंबाइन करे प्रोटीन्स और लिपिड्स से तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का नाम देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और नाम भी देते हैं सैकराइड्स का। 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स सिंपल शुगर होती हैं, स्वीट इन टेस्ट होती हैं, इजीली सोल्युबल इन वाटर होती हैं, इन्हें कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इन्हें मजीद छोटा नहीं तकसीम नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होती हैं। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ शुगर को हम एल्डो शुगर कहेंगे, जब कीटो ग्रुप के साथ हम इसको कीटो शुगर कहेंगे। स्ट्रक्चर्स को इनको आपने देख लेना है। 3 कार्बन वाले को ट्राइओसिस कहते हैं। मोनोसैकराइड्स के अंदर अगर 3 कार्बन है ट्राइओसिस होगा, 4 कार्बन टेट्रोसिस, 5 कार्बन पेंटोसिस, 6 कार्बन हेक्सोसिस एंड 7 कार्बन हेप्टोसिस। जनरल फार्मूला इनका CH2O होल की पावर n होता है, जबकि n क्या है होल नंबर है। 3 to 7000 तक इसकी रेंज हो सकती है। टेट्रोसिस रेयर इन नेचर होते हैं और सम बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। पेंटोसिस और हेक्सोसिस क्या है सबसे कॉमन है और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मोनोसैकराइड है वो हेक्सोसिस आता है। उसके अंदर कौन सी है, ग्लूकोज है आपका, ये एल्डो शुगर है। ग्लूकोज तमाम की तमाम फ्रूट्स में होती है, अबंडेंट इन ग्रेप्स होती है, फिग्स और डेट्स। ब्लड के अंदर भी कंटेन 0.08% ग्लूकोज होती है। उसके बाद प्रोड्यूस इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, फोटोसिंथेसिस के जरिए भी होती है। 10 ग्राम ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए जो हमें सन से एनर्जी चाहिए वो 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओलिगोसैकराइड्स की बात करें तो लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं देन मोनोसैकराइड्स, लेस सोल्युबल इन वाटर देन मोनोसैकराइड्स। हाइड्रोलिसिस पर ये क्या करते हैं कि 2 to 10 मोनोसैकराइड्स की यूनिट प्रोवाइड करते हैं हमें। 2 मोनोसैकराइड्स वाले को हम डाइसैकराइड कहते हैं, 3 मोनोसैकराइड्स वाले को हम ट्राइसैकराइड्स कहते हैं और इसी तरह ये चेन आगे चलती रहती है।
कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स जो हमारे पास है माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। उसके बाद शुगर केन जो है, जबकि शुगर केन की जब हाइड्रोलिसिस होती है हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनते हैं जो कि रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जनरल फार्मूला है जो शुगर केन का है वो C12H22O11 है आपके पास। पॉलीसेकेराइड जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स है और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है आपके पास। ये ब्रांच्ड होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट्स वाटर के अंदर स्पेरली सॉल्युबल होते हैं कि यानी इजीली सॉल्युबल नहीं होते। इंपॉर्टेंट जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, डेक्स्ट्रिन है, एगर, पेक्टिन एंड काइटिन है आपके पास। स्टार्च की अगर बात करें ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स के अंदर पाया जाता है। ये मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स है। ये हाइड्रोलिसिस के में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। टू टाइप्स होती हैं स्टार्च की, माइलोज है, माइलोपेक्टिन। माइलोज जो होती है वो अनब्रांच चेन होती है और वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, हॉट वाटर के अंदर, जबकि माइलोपेक्टिन ये ब्रांच चेन होती है और वाटर, वाटर कोल्ड दोनों वाटर के अंदर क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है। स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, जब इनका आयोडीन रिएक्शन होती है ब्लू कलर प्रोवाइड करती हैं। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये एनिमल स्टार्च है, अबंडेंटली लिवर एंड मसल सेल्स के अंदर पाई जाती है, इनसोल्युबल इन वाटर होती है। सेलुलोज की अगर बात करें तो कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल्स है, सेल वॉल बनाती है ये, बेसिकली प्लांट की सेल वॉल बनाती है। ये हाईली इनसोल्युबल इन वाटर होती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये यील्ड देती है हाइड्रोलिसिस के तौर पर। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है एंजाइम से ट्रीट करते हैं सेलुलेज, जो कि क्या करती है इसकी डाइजेशन को करती है। सेलुलोज गिव नो कलर विद आयोडीन, सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देती। लिपिड्स की बात करें तो हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट्स होते हैं। ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन इसकी एग्जांपल है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की। फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स लिपिड्स की एग्जांपल है आपके पास। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं यानी ये पानी के अंदर हल नहीं होते। कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसकी वजह से सेलुलर मेम्ब्रेन्स कंपोनेंट्स इनको कहा जाता है। स्टोर एनर्जी करते हैं। हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स, इसके अंदर CH बॉन्ड्स का हाई प्रोपोर्शन होता है और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन लो होता है। लिपिड्स क्या करते हैं, डबल एनर्जी स्टोर करते हैं एज कम्पेयर टू एनी ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोवाइड इंसुलिन इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पर काम करते हैं। जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स है उसके अंदर वैक्सीज जो है वो और क्यूटीन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्यूटिकल जो है सम प्लांट्स की क्या प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फॉर एग्जांपल लीव्स के अंदर या फ्रूट्स के अंदर या सीड्स के अंदर जो क्या करती है, इंसुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लिपिड्स को हम एसाइल ग्लाइसरोल्स, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स लिपिड्स इंक्लूडिंग कैरोटीनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एसाइल ग्लाइसरोल क्या होता है, कंपोज ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लाइसरोल जो हमारे पास ट्राइग्लाइसरोल है जिसे हम ट्राइग्लाइसराइड का नाम भी देते हैं और न्यूट्रल लिपिड का नाम भी देते हैं। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल, इसे ईस्टर ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल का नाम के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ईस्टर आपके पास के ऐसे कंपाउंड्स है कि क्या करते हैं, एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन अल्कोहल का एसिड के साथ जिसके अंदर वाटर रिलीज होता है आपके पास, वो ईस्टर्स होते हैं आपके। फैटी एसिड क्या करते हैं, इवन नंबर कंटेन करते हैं, कार्बन का 2 to 30 होते हैं, एटम के साथ अटैच होते हैं। एसिडिक ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप शामिल होता है। may contain no double bond saturated fatty acids और up to 6 double bonds unsaturated fatty acids आपके पास स्ट्रेट चेन होती है इनकी। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, रिंग भी हो सकते हैं। सोएबिलिटी जो होती है इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। कार्बन एटम्स की जैसे जैसे चेन के अंदर कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं इनकी सोलिबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। पाल्मेटिक एसिड मोर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है देन ब्यूटेरिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मेटिक एसिड इज 63.1 डिग्री सेल्सियस एज अगेंस्ट -8 डिग्री सेल्सियस ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। जो आपके साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, जबकि आपकी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। एनिमल फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर व्हेरेas मोस्ट ऑफ प्लांट फैट्स आर लिक्विड। एनिमल की फैट्स जो होती है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है, जबकि प्लांट्स की जो फैट है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं लेकिन क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। वैक्सीज में प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स होती है। वैक्सीज प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज शीप।
फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड हैं, कंपोज ऑफ ग्लाइसरॉल फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस इसके अंदर होती हैं, कोलिन होती है, इथेनोलामाइन होती है एंड सीरीन होती है, जो कि फॉस्फोलिपिड्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फॉस्फेटिडाइलकोलाइन कॉमन फॉस्फोलिपिड है आपके पास। टर्पेनोइड्स की बात करें तो मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स आइसोपेरोनोइड्स। आइसोपेरोनोइड्स सिंपल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर टर्पेनोइड्स बने होते हैं आपके। ये आगे रबर कैरोटीनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, टर्पेन्स ईटीसी बनाते हैं। प्रोवाइड्स इंसुलिन मैकेनिकल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। क्या करते हैं, इंसुलेशन के ऊपर काम करते हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वाटर लॉस और एब्रेसिव डैमेज से भी प्रोटेक्शन करते हैं। आगे प्रोटीन्स में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी फाउंड इन सेल्स एंड कंप्राइज ऑफ 50% ऑफ देयर टोटल ड्राई वेट होता है। प्रोटीन्स जो हमारे पास सेल्स के बहुत स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स है हमारे पास। अगर हेमोग्लोबिन प्रोटीन की बात करें तो कैरियर एंड ट्रांसफर स्पेसिफिक सब्सटेंसेस ऑक्सीजन लिपिड्स एंड मेटल आयंस। एंटीबॉडीज के तौर पर भी काम करती हैं प्रोटीन्स, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। अमीनो एसिड वेरीज फ्रॉम ए फ्यू टू 3000 इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स। एक डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड फ्यू से लेकर 3000 तक वेरी कर सकते हैं और मोर भी हो सकते हैं। अमीनो एसिड क्या कितनी तरह के 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स अभी तक दरियाफ्त हो चुकी हैं, इसमें 25 आर कंसिस्टेड ऑफ प्रोटीन्स और मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स आर मेड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, जिसे एसेंशियल अमीनो एसिड का भी नाम दिया जाता है। तमाम के तमाम अमीनो एसिड के अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जो कि सेंट्रल कार्बन अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। आर में भी हाइड्रोजन एटम सच एज इन ग्लाइसिन, CH3 एज इन एलानिन और एनी अदर अमीनो एसिड मेनली डिफर किसके अंदर करते हैं, टाइप और नेचर ऑफ आर ग्रुप के अंदर। फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से लिंक करता है तो पेप्टिक बॉन्ड आपके पास क्रिएट होता है। प्रोटीन के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके पास है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं, इसके अंदर आप नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन के अंदर 2 चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा चेन एक चेन जो है इंसुलिन की वो 21 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, दूसरी चेन 30 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। अगर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं। ईच अल्फा कंटेन 141 अमीनो एसिड जबकि ईच बीटा चेन कंटेन्स 146 अमीनो एसिड्स। एमसीक्यू के तौर पर आपने इसे याद रखना है। उसके बाद 10,000 प्लस प्रोटीन ह्यूमन बॉडी हैं, जो कि स्पेसिफिक यूनिक अरेंजमेंट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं। अगर किसी के अंदर भी हमारे पास कुछ कहीं पर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो क्या हो जाएगा, आपके पास डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे सिकल सेल हेमोग्लोबिन में क्या होता है कि आपके पास 2 अल्फा या 2 बीटा चेन्स हैं हेमोग्लोबिन की, उसके अंदर क्या होता है कि ईच बीटा चेन में क्या होता है कि आपके पास एक जो अमीनो एसिड है वो मिसप्लेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पूरा का पूरा हेमोग्लोबिन जो है एबनॉर्मल हो जाता है और उसकी शेप चेंज हो जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यूजुअली नॉट लाई फ्लैट, दे यूजुअली कोइल इनटू हेलिक्स, जिसे अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट्स का भी नाम देते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आगे 2 टाइप्स आती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि 3.6 अमीनो एसिड टर्न ऑफ हेलिक्स होते हैं, आपके पास हेलिकल शेप होती है और हर हेलिकल शेप के दरमियान 3.6 में अमीनो एसिड्स पाए जाती हैं। उसके बाद बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड्स की फोल्डिंग बैक से क्रिएट होती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग ग्लोबुलर शेप की, जब पॉलीपेप्टाइड चेन आपके बेंड होती है और अपने ऊपर दोबारा फोल्ड करती है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे ग्लोबुलर शेप का नाम दिया जा रहा है। ये 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड से मेंटेन होता है, इसमें आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर मोस्ट स्टेबल जो टर्शियरी कन्फर्मेशन है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड व्हाइल हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक जो इनसाइड में होते हैं और हाइड्रोफिलिक आपके जो होते हैं सरफेस पर होते हैं। आपके हाइड्रोफिलिक का आपके साथ वाटर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, हाइड्रोफोबिक का आपके वाटर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता क्योंकि वो इनसाइड होते हैं। क्वाaternary स्ट्रक्चर की बात करें, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में होता है ये क्वाaternary स्ट्रक्चर। टर्शियरी चेन्स आर एग्रीगेटेड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज अ क्वाaternary स्ट्रक्चर। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स एग्जिबिट सच स्ट्रक्चर। हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर आपके पास शो करवाता है क्वाaternary स्ट्रक्चर का। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर के तौर पर प्रोटीन्स की 2 क्लासिफिकेशन की गई हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स जो फाइबर्स की तरह होंगी, जो फिब्रिल्स पर मुश्तमिल होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स होंगी।
इनसॉल्युबल या एक्वस मीडिया होती है, नॉन क्रिस्टलाइन होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, फॉर एग्जांपल सिल्क फाइबर है आपके पास, मायोसिन है। उसके बाद ग्लोबल प्रोटीन्स आपके पास स्फेरिकल या एलिप्सॉइड होती है, एग शेप होती है, इनकी मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। इसके अंदर सोल्युबल या एक्वस मीडिया होती है, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड होती है, एग्जांपल के तौर पर एंटीबॉडीज है, हार्मोन्स है, हेमोग्लोबिन है। न्यूक्लिक एसिड आपके फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 बाय एफ मिस्चर न्यूक्लियाई ऑफ पास्ट सेल से। उसने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया था। टू टाइप्स होती हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। डीएनए occurs in chromosomes in the nucleus of the cells and in much lesser amounts। उसके वजह कि आरएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, राइबोसोम्स के अंदर, साइटोसोल और स्मॉलर अमाउंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। न्यूक्लिक एसिड आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स हैं, कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। Each nucleotide is made of 3 subunits, a 5-carbon monosaccharide, a pentose sugar, a nitrogenous containing base and a phosphoric acid। नाइट्रोजनस में से 2 टाइप्स की होती हैं, सिंगल रिंग्ड पायरामिडाइंस होती हैं, डबल रिंग्ड आपके पास प्योरीन्स होती हैं। पायरामिडाइंस साइटोसिन एब्रीवेटेड एज सी, thiamine abbreviated as T, uracil as U। Purines are adenine abbreviated as A and guanine abbreviated as G। Phosphoric acid H3PO4 has the ability to develop ester linkage with OH group of pentose sugar। उसका पोजीशन ऑफ 1 पेंटोज शुगर। phosphoric acid is attached to carbon at position 5 of pentose sugar। जो यहाँ पर न्यूक्लियर नाइट्रोजन स्पेस होती है वो पोजीशन 1 पर पेंटोज शुगर से अटैच होती है, और फॉस्फोरिक एसिड आपका क्या होता है कि कार्बन के एट पोजीशन 5 पर पेंटोज शुगर से अटैच होता है। उसके बाद जो आपका कंपाउंड होता है, जो कम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पेंटोज शुगर होता है, उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन करता है तो न्यूक्लियोटाइड आपस में आता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, हेरिडिटी मटेरियल होता है, कंटेन प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। उसके 4 टाइप्स के आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, guanosine monophosphate, cytidine monophosphate and thymidine monophosphate। Protein amide adenine dinucleotide abbreviated as NAD is an example of dinucleotide। Which was relative amounts of bases and DNA from various organisms। various organisms के अंदर जो relative amount of DNA वो आपने याद करना है। जैसे मैन के अंदर एडेनिन 30.9 है, गुआनिन 19.9 है, इसको आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है। म्यूरिक विल्किंस और फिर रोजलिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, टेक्निक दी थी एक्सरे डिफ्रैक्शन की, रिमाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस crick ने क्या किया था, इसका स्केल मॉडल क्रिएट किया था। एडेनिन जो है वो थायमिन से अटैच होती है, गुआनिन आपके साइटोसिन के साथ, और इसी तरह ऑपोजिट टू ईच अदर। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स present between adenine and thiamine pair and 3 hydrogen bonds present between guanine and cytosine pair। 10 base pairs in each turn of about 34 angstrom units। 1 angstrom is equal to 1 to 100 millionth of centimeter। जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो फिक्स होती है हर स्पीशी के लिए, क्योंकि वो क्रोमोसोम पर डिपेंड करती है, और एक क्रोमोसोम क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। डीएनए और न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ चिकन, बर्ड एंड कार्प फिश। चिकन के अंदर और क्रैब के अंदर क्या है, डीएनए न्यूक्लियस की क्या अमाउंट का है वो आपने याद करनी है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स चिकन के अंदर 2.3 होते हैं और क्रैब के अंदर 3.3 होते हैं। लिवर सेल्स 2.4 होते हैं, क्रैब के अंदर 3.3 होते हैं। आर राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड है। नाइट्रोजन बेसिस जिसके अंदर होती हैं वो कौन, साइटोसिन होती है विद गुआनिन एंड यूरासिल विद एडेनिन होती है। आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, जिस प्रोसेस का नाम आपका ट्रांसक्रिप्शन है। टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए आपके पास पहला मैसेंजर आरएनए क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ। ये कहते हैं मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स 1000 अमीनो एसिड के अंदर क्या होगा, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगी। एमआरएनए की अगर एक प्रोटीन है उसके अंदर 1000 अमीनो एसिड है तो उसके ऊपर 3000 एमआरएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। 3 to 4% टोटल आरएनए बनाता है एमआरएनए। ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए क्या करता है कि 20% सेलुलर आरएनए बनाता है। ये अमीनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है। ये 20 काइंड्स ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल मौजूद है आपके पास। पिक्स ऑफ अमीनो एसिड ट्रांसफर देम टू राइबोसोम्स वेयर दे आर लिंक्ड टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोटीन्स। राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए होता है उसके बाद, जो कि 80% ऑफ टोटल आरएनए बनाता है। ये strongly associated with ribosomal protein, 40 to 50% of it is present। So mRNA and tRNA molecules interact to translate the information from genes into a specific protein।
कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं। कार्बन में कंबाइन में प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स और लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। ये आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। लिपोप्रोटीन्स फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन इन द सेल्स। ये लिपोप्रोटीन होते हैं जो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। वो सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होता है, सेल का मेन फ्रेमवर्क होता है। यूएससी के पास क्या होती है, एफिनिटी होती है बेसिक प्रोटीन्स की, कंबाइन टुगेदर फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये आपका चैप्टर 2 का ओवरव्यू था। मैंने सिंपली इसको आपको क्या किया है, की पॉइंट्स हाईलाइट पॉइंट्स को आपको बस बताया है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में आपसे हमसे पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।